नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो आज मैं करवाने वाला हूँ। टोटल क्वेश्चन हम 60 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का जो अभिलेख है वो कहाँ स्थित है। तो सांची का जो अभिलेख है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, जो कि 1818 ईस्वी में है वो प्राप्त हुआ था, मिला था। 1818 ईस्वी में है वो प्राप्त हुआ था और मिला था, हमें प्राप्त हुआ था ये अभिलेख। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पियदसी का क्या अर्थ है। तो पियदसी का जो अर्थ है वो ये है कि मनोहर मुखाकृति वाला, यानी मन को हरने वाली, मुखाकृति यानी मुख वाला, मन को हरने वाली, मुख की आकृति वाला, यहाँ पर इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का है वो उल्लेख है वो मिलता है। तो आरंभिक जो ग्रंथ है उनमें 16 महाजनपदों का है वो उल्लेख किया गया है, और उल्लेख 16 महाजनपदों का ही उल्लेख वहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गण और संघ नामक राज्यों में कौन शासन करता था। तो लोगों का जो समूह है वो गण और संघ नामक जो राज्य होते थे उनमें है वो शासन करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, अभिलेख किसे कहते हैं। तो अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के जो बर्तन होते थे उन पर खुदे होते थे, और उन्हीं को ही हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राचीनतम जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे जाते थे। तो आप सभी को पता भी होगा, जो प्राचीनतम जो अभिलेख है प्राकृत जो भाषा होती थी उसमें ही प्राचीनतम जो अभिलेख है वो लिखे जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्राकृत भाषा है वो किसे कहते हैं। तो प्राकृत भाषा आप सभी को मालूम होगा कि जो जन सामान्य की जो भाषा होती थी वो ही प्राकृत भाषा है वो कहलाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि जनपद का है वो अर्थ क्या है। तो जनपद का जो अर्थ होता है वो होता है एक ऐसा भूखंड है जनपद है जहाँ कोई जन अथवा लोग है वो अपना पाँव रखता है अथवा बच जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जनपद का जो अर्थ होता है वो ऐसा भूखंड, यानी ऐसी पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है उससे ही संबंधित है, जहाँ पर कोई जन या लोग अपना है पाँव रखता है अथवा बस जाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, महाजनपद के राजा का प्रमुख कार्य क्या था। तो महाजनपद के जो राजा थे उनका प्रमुख कार्य क्या था। तो उनका प्रमुख कार्य था कि किसानों, व्यापारियों तथा जो शिल्पकार होते थे उनसे है वो कर या भेंट वसूल करना इनका प्रमुख कार्य माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलिगार्की या समूह शासन से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा कि ओलिगार्की या समूह शासन है वो उसे कहते हैं जहाँ सत्ता है वो पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो मगध था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मगध का आधुनिक क्या नाम है। तो मगध को हम आधुनिक बिहार के नाम से वो जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि मगध राज्य के 3 शक्तिशाली राजाओं के नाम हैं वो बताइए। तो 3 शक्तिशाली राजा थे उस समय, इसमें फर्स्ट बिंबिसार, सेकंड अजातशत्रु और थर्ड है महापद्मानंद। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन है कि राजगाह का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है राजाओं का घर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजगाह का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रारंभ में मगध की राजधानी कौन सी थी। तो प्रारंभ में आप सभी को
पता होगा, आपने बुक अच्छे प्रकार से रीड की है तो आप सभी को पता होगा कि प्रारंभ में जो मगध था उसकी राजधानी कौन सी थी, राजगाह थी। और चौथे शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की जो राजधानी है वो किसे बनाया गया, और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे वर्तमान में हम है वो पटना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो पटना के नाम से जाना जाता है, ये हमने बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो कब की थी, तो इसका जो आंसर होगा वह यह होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, और उन्होंने 321 ईसा पूर्व में है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आप स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ही इसके चांस है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है कि कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की थी, तो अशोक है, उन्होंने है वो कलिंग पर है वो विजय प्राप्त की थी। और कलिंग का वर्तमान नाम क्या है, तो कलिंग को वर्तमान में हम उड़ीसा के नाम से है वो जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था, तो मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए एक यूनानी राजदूत थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र है उसके रचयिता कौटिल्य है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे, तो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि अशोक के धम्म की क्या क्या विशेषता थी, तो अशोक के धम्म की निम्नलिखित विशेषताएं दी गई है। इनमें फर्स्ट है कि बड़ों के प्रति आदर, जो कि अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता थी। और सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति है वो उदारता का जो है भाव होना, और सेवकों और दासों के प्रति है वो उदार व्यवहार होना। और 4 नंबर जो विशेषता है वो ये है कि दूसरों के धर्मों और परंपराओं का जो है वो आदर करना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के है वो नाम बताइए, तो इनमें फर्स्ट आ जाएगा राजधानी पाटलिपुत्र, फिर तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी, ये 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र माने गए हैं मौर्य साम्राज्य के। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेगस्थनीज के सैनिक गतिविधियों का उल्लेख है वो कीजिए, तो मेगस्थनीज की जो सैनिक गतिविधियां हैं उनका उल्लेख है वो एक समिति और 6 उप समितियां के अंतर्गत है वो मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है कि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो उनका इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा धम्म महामात, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण बताइए, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा खेती की अच्छी उपज है वो वहाँ पर होती थी, इसलिए मगध महाजनपद है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और नेक्स्ट है कि लोहे की खदानें है वो उपलब्ध होना, यानी लोहे की जो खानें थी वो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, जो कि वर्तमान में झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है कि देवपुत्र की उपाधि किन शासकों ने धारण की थी, तो कुषाण शासकों ने वो देवपुत्र की जो उपाधि है वो धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से है वो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है हरिशेन किसका राजकवि था, राजकवि है वो हरिशेन है वो किसका राजकवि था, तो इसका राइट आंसर होगा सम्राट समुद्रगुप्त का राजकवि था। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है, तो आप सभी को पता भी होगा कि संस्कृत भाषा में इसकी जो है रचना है वो की गई है। क्वेश्चन नंबर 34 है प्रयाग प्रशस्ति का ऐतिहासिक महत्व बताइए, तो इसका ऐतिहासिक रूप से महत्व है वो प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जो विजयों और चारित्रिक विशेषताओं की है वो जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है कि शिल्पाधिकारम क्या है, तो शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर जातक ग्रंथों का क्या महत्व है, तो इनका जो आंसर होगा वह यह है कि इनसे राजाओं और प्रजा के जो संबंध होते थे उनकी जो जानकारी है वो जातक ग्रंथों से हमें प्राप्त है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि जातक कथाएं अथवा जातक कहानियाँ क्या है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियाँ हैं
कहानियों के जो संकलन है उनको जातक कथाओं के नाम से है वो जाना जाता है। अर्थात महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियाँ होती है उनका जो संकलन है वो ही जातक कथाएं कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है कि जातक कथाओं के अनुसार राजा और प्रजा के बीच तनावपूर्ण संबंधों के दो कारण लिखिए। तो दो कारण ये थे कि राजा अपनी प्रजा पर भारी कर लगाते थे और सेकंड है लुटेरों की लूटमार से लोगों में असंतोष है वो व्याप्त था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 है कि चीनी शासक स्वयं को किस नाम से है वो संबोधित करते थे। तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा कि चीनी जो शासक थे वो स्वयं को स्वर्ग पुत्र के नाम से है वो संबोधित करते थे। वे कहते थे कि हम स्वर्ग के पुत्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है कि जातक कथाएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई है। तो वह पाली भाषा में है वो लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पाली भाषा में गृहपति का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है। तो ये छोटे किसानों और जमींदारों के लिए है वो गृहपति शब्द का है वो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है कि गंध तिंदु जातक जो नामक कथा है या कहानी है, गंध तिंदु जातक नामक जो कहानी है उसमें क्या बताया गया है। तो उसमें बताया गया है कि ये एक कहानी है, इसमें बताया गया है कि एक कुटिल राजा की जो प्रजा है वो किस प्रकार है वो दुखी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है कि मनुस्मृति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मनुस्मृति आरंभिक भारत का एक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 है कि मनुस्मृति क्या है। तो इसकी जो रचना है वो कब की गई थी। तो मनुस्मृति एक प्रारंभिक भारत का प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, ये हमने जान लिया है। और इसकी जो रचना है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के है बीच है वो की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है कि गृहपति कौन था। तो गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली स्त्रियों, बच्चों, नौकरों और दासों पर उसका है वो नियंत्रण रहता था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रभावती गुप्त कौन थी। तो प्रभावती गुप्त है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जो कि 375 से 415 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 है कि गुप्त वंश की किस शासिका ने भूमिदान किया था और क्यों। तो प्रभावती गुप्त ने भूमिदान किया था क्योंकि वह एक रानी थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस महिला शासक द्वारा किया गया भूमिदान का उदाहरण है वो बिरला उदाहरण है वो माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा कि वाकाटक वंश की यानी वाकाटक वंश में परिणय हुई जो प्रभावती गुप्त थी उसका जो भूमिदान का जो उदाहरण है वो बिरला उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हर्षचरित के बारे में आप क्या जानते हैं। हर्षचरित है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो हर्षचरित कनौज के जो शासक हर्षवर्धन थे उनकी जीवनी है और इसके लेखक वाणभट्ट थे जो हर्षवर्धन के राजकवि थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्राचीन भारत में उपज बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका फर्स्ट होगा हल का प्रचलन, सेकंड होगा कुओं, तालाबों, नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था तथा किस शक राजा ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो सुदर्शन जो झील थी उसका निर्माण है वो मौर्य वंश के एक शासक स्थानीय राज्यपाल ने करवाया था तथा शक राजा रुद्रदामन ने इसकी है वो मरम्मत है वो करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अग्रहार से आप क्या समझते हैं। तो अग्रहार वह भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 है कि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है कि नगरों में मिले चमकदार कलई वाले मिट्टी के कटोरे, थालियां आदि है वो उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है कि दानात्मक अभिलेख से क्या अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय है कि इसमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का है वो विवरण है वो इसके अंतर्गत दानात्मक अभिलेख में है वो मिलता है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 है कि श्रेणी से क्या अभिप्राय है। तो उत्पादकों और व्यापारियों के संघ होते थे, वो श्रेणी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र और उज्जैनी किन संचार मार्गों के किनारे बसे थे। तो इसका जो आंसर होगा वह ये होगा कि पाटलिपुत्र है वो नदी मार्ग के किनारे तथा उज्जैनी है वो भूतल मार्गों के किनारे है वो बसे थे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथीरियंस सी नामक ग्रंथ का जो रचयिता है वो कौन है। तो एक यूनानी समुद्री यात्री है उसका रचयिता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है कि मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं। तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है कि पंजाब और हरियाणा में प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन कबाइली गणराज्यों ने सिक्के जारी किए थे। तो योधे गणराज्यों ने सिक्के है वो जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 60 है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले किन सिक्कों का है वो प्रयोग हुआ था। तो चांदी और तांबे के आहत सिक्कों का है वो प्रयोग हुआ था। तो आज की कक्षा में हमने टोटल 60 क्वेश्चन जो कि सेकेंड चैप्टर के आपके थे उनको कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं इनमें से आपके जितने भी जो ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपके बनकर आ सकते हैं। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।